जिस माशरे में हम रहते हैं, इसी माशरे में हमारे आसपास के माहौल में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने घिनौने जुर्म किए, और ये बात देखकर खौफ भी आता है और अफसोस भी होता है कि जुर्म करने के बावजूद ये लोग कानून की आंखों में धूल झोंक कर हमारे ही दरमियान दंदनाते फिर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में एक ऐसे ही मासूम बच्चे की कहानी जो किसी की दरिंदगी का शिकार हो गया। औलाद दुनिया की अजीम तरीन नेमत है और खुदा का हसीन तोहफा है। इस नेमत का कोई नेमुल बदल नहीं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जवान होकर उसके बुढ़ापे का सहारा हो, लेकिन ये ख्वाहिश उस वक्त खाक में मिल जाती है जब सहारा बन जाने वाला ही ना रहे। एक बाप के लिए वो लम्हा नाकाबिले फरामोश होता है जब उसकी जवान औलाद की लाश उसके कांधों पर कब्रिस्तान तक जाए और उसके कातिल आजाद घूम रहे हों। बूढ़ा बाप इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ये कहानी एक ऐसे ही बाप की है जिसका जवान बेटा बेयारो मददगार मार दिया गया। ये वाकया कोरंगी टाउन के रिहायशी अख्तर अली के बेटे एहसन अख्तर के साथ पेश आया, जिसने पूरे इलाके में खौफ और दहशत फैला दी। 13 साला एहसन अख्तर 10 जून की सुबह 10:30 बजे अपने घर से निकला मगर वापस न आया। एहसन के भाइयों और मोहल्लेदारों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और जमान टाउन के थाने में एहसन के गुम होने की FIR दर्ज कराई। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद जुहेब और जिब्रान को मोहल्ले के लोगों की निशानदही पर गिरफ्तार कर लिया। जुहेब और जिब्रान ने एतराफ किया कि एहसन को वो लेकर इब्राहिम हैदरी के साहिल की तरफ ले गए और जहां पर उन्होंने एहसन के साथ बदफेली की, और इस डर से कि वो अपने घर वालों को ना बता दे, दोनों ने मिलकर एहसन को तशद्दुद करके पत्थरों और सरिये के वार से मार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके एहसन की लाश बरामद की और उसकी वीडियो भी बनाई। सारे सबूत के साथ केस को अदालत में पेश कर दिया। 7 साल से ये केस अदालत में जेरे समाअत है। मासूम एहसन अली के साथ जो दर्दनाक, दिलों को हिला देने वाला वाकया पेश आया, इसकी रुदात जानने के लिए बनाम सरकार की टीम ने मजलूम खानदान के घर का रुख किया। अरशद साहब, आपके एक छोटे भाई को ज्यादती करके फिर उसको मर्डर किया गया, ये वाकया किस तरह पेश आया, हमें थोड़े से इसके बारे में बताएं। 2004 का वाकया था, जुमेरात का दिन था। सुबह 10 बजे से गायब हुआ है वो, तो हमने आके ढूंढना शुरू किया उसको। रफीक भाई ने बताया, फिर उन्होंने महमूद ने, शहजाद ने बताया, रेहान ने बताया। इन दोनों को हमने इसको जुएब को, जिब्रान को सो क्वार्टर की साइड ले जाते हुए देखा है सर को। पहले हम गए थाने, वापसी लेकर आए पुलिस को, तो ये दो रोड पे खड़े हुए थे भागने के लिए। ये कितने बजे का टाइम था उसमें? ये होगा 10-11 बजे का, 10:30-11 बजे का टाइम होगा। यानी सारा दिन आप उसको तलाश करते रहे और रात को 10:30-11 का टाइम हो गया, फिर आप पुलिस को लेकर जब रास्ते में ले आ रहे थे तो एक ने बता दिया, जुएब ने और जिब्रान ने बताया कि हमने उसको मारा, वो डूब गया है पानी में। तो पुलिस वालों ने बोला नहीं, अगर डूबा होता तो तुम हमें आके बताते या मोहल्ले में घर पे आके बताते भाई। पहले उन्होंने ये कहानी बताने की कोशिश की कि आपका भाई समंदर में डूब गया है। अच्छा। लेकिन वो डूबा नहीं था, जाहिर सी बात है। ये पहले तो ढूंढवा रहे थे, फिर उन्होंने कहानी बनाई कि वो डूब गया। जब वो थाने ले गए, फिर उन्होंने अपने हिसाब से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हमने उसको मार के वहाँ पे झाड़ियों में डाला हुआ है, वहाँ से उसकी लाश उठा ली। यानी पुलिस के सामने इन दोनों लड़कों ने ये बयान दे दिया। उन्होंने क्या वजह बताई, क्यों मारा उसको? हमने बोला यार, हमने उसको लेके गए वहाँ पे, उसके साथ गलत काम किया, तो उसने बोला मैं घर जाके बोलूँगा। तो इतने में वो डर गए, बोले यार हम डर गए। हमने बोला इसको यहीं मार देता, हमें किसी ने लाते ले आते हुए तो देखा नहीं है। बोला हमने उसको वहीं मार के उसको झाड़ियों में डाल कर इसको वहीं पर मार के झाड़ियों के अंदर इसकी बॉडी को डाल। उसकी आँख निकाली हुई थी, सरिये से उसकी आँखों पे मुंह पे मारे थे ना, तो उसकी आँखें निकल गई थी बाहर। फिर ये पत्थर उठा के उसके मुंह पे मारे थे, सीने पे मारे थे, ताकि ये मर जाए किसी तरह। तो मन जान का वो तड़प रहा हो, मर नहीं रहा हो, इन्होंने बहुत कोशिश करी उसको मारने की। ये बता रहे हैं जब वो मर नहीं रहा था ना, तो उसको हमने फिर झाड़ियों के अंदर फंसाया। वो खून बहने लग गया था बहुत बुरी तरीके से, आँखें निकल रही थी उसकी, वो पूरा फट गया था चेहरा वेरा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए बस।
एहसन के बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एहसन आपसे छोटा था उम्र में? जी हाँ, छोटे हैं। जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त आप सोच सकती थी कि इस तरह हाल होगा एहसन का? बिल्कुल शौक में आ गए थे उस वक्त कि ये सब हुआ क्या है, कैसे हो गया ये सब। क्योंकि वो तो इतने शरीफ से और सीधे साधे से घर में रहते थे, ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे। कुछ जहनो गुमान में नहीं था हमारे कि पानी के उधर ले जाएंगे, जंगल के अंदर उसको ले जाकर उन्होंने झाड़ियों में बांध दिया जहाँ पे वो हमें मिले। और इतनी बुरी हालत में मिली थी कि उनकी आइस तक बाहर थी, उन्होंने ये आलम कर दिया था, लिप्स तक काट दिए थे। अच्छा, आप बड़ी बहन हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल बड़ी बहन हूँ उसकी। अच्छा, जब एहसन के साथ ये वाकया पेश आया और आपको पता लगा तो उस वक्त आपका इंस्टेंटली क्या ख्याल था कि जिन लोगों ने ये हाल किया एहसन का, उनको सज़ा मिलनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग ने यही कहा था कि उनको पुलिस के हाथ में क्यों दिया है, उनको खुद सज़ा दे दो। क्योंकि आपको हमारा कानून तो पता ही है ना कि किस लेवल पे पहुंच चुका है आज। ये समझ में नहीं आता कि उनका वकील उनके लिए केस लड़ क्यों रहा है। अगर उस वकील के बेटे के साथ यह हादसा होता तो क्या वो तब भी उनके साथ खड़ा होता? जिस तरीके से उन्होंने एहसन के साथ किया था उससे भी बदतर तरीके से यानी उनके साथ सज़ा होनी चाहिए। एहसन के बहन भाइयों से हमने बात की और आपने भी सुना कि वो गम और गुस्से का शिकार हैं, उनको अपने भाई के बिछड़ने का गम है और जिस तरह उसको मारा गया, जिस तरह उसके साथ ज्यादती की गई, उसके ऊपर उनको शदीद गुस्सा भी है। वो ये चाहते हैं कि उसके कातिलों को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसी हरकत करने का तस्वुर भी ना कर सके। फिर भी वो सब्र का दामन थामे हुए हैं और वो अल्लाह के आसरे पर हमारी अदलिया से ये उम्मीद करते हैं कि उनको एक दिन इंसाफ मिलेगा। देखिए ब्रेक के बाद। क्योंकि उन्होंने मर्डर किया हुआ था, जब उनको थोड़ा सा शक व शुबात हुए तो उन्होंने पुलिस के हवाले किया, आपके साथ खिलाफ वज़ा फितरी फेल भी किया गया और उसके बाद उसको जो है वो मारा गया था। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद अजीज़ मीकन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास जब मुद्दई लेकर आया ये केस तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया फौरन? बंदे जो थे वो नामजद थे, जिनके नाम जो है एक का नाम जिब्रान है और दूसरे का नाम ज़ुहैब है और ये तकरीबन उसी महल्ले के रहशी थे और उनके साथ जो है वो बच्चा एहसन अख्तर जो है उसको इन्होंने वरगलाया और लेकर गए कि आए हम जो है घूम फिर कर आते हैं। तो वो चूँकि उसकी वजह से वो चला गया और उसने जब जाने लगा तो अपने शवाहिद उसने मतलब अपने छोटे भाई को बुलाया, उसको पर्स वगैरह दिया और लोगों भी देख रहे थे कि हाँ ये बंदे जो आए हैं लड़के इनके साथ जा रहा है। तो वहाँ जा कर के उन्होंने जो है उसके साथ बदफेली की और उसके दौरान उसको मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो फेंक कर आ गए। तो दूसरे दिन जो है मतलब उसकी तलाश में उसके वालिदैन ने जब मतलब ये मामलात उठाए तो वो बाकायदा उनके साथ साथ जो है वो तलाश में भी मसरूफ़ रहे, मगर चूँकि उन्होंने मर्डर किया हुआ था, जब उनको थोड़ा सा शक व शुबात हुए तो उन्होंने पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जब इंटरोगेट किया तो उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया और वो एक समुंदर का किनारा था। फिर वहाँ पर मैं गया, वहाँ जा कर के इनको लेकर गए जब, तो इन्होंने वो चीज़ें बाकायदा बरामद करवाई, एक सरिया और एक पत्थर बोला जी हमने इससे टॉर्चर करने के बाद, और बाकायदा उसके साथ खिलाफ वज़ा फितरी फेल भी किया गया और उसके बाद उसको जो है वो मारा गया था। आई विटनेस से उनका मैंने 164 का जो है बयान अदालत में कराया और इस तरह उनका चलान जो है मुकम्मल किया और आज जो है मेरे ख्याल में तकमीला हो चुका है, मुकम्मल तौर पर जो है उसकी अपना ज़ाब्ते की कार्रवाई भी हो गई और आजकल इंशाल्लाह उसका फ़ैसला होने वाला है। अच्छा अजीज़ साहब, इस वाक़े को 7 साल गुजर चुके हैं। इस तरह का केस जो है जिसमें मतलब कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि या तो जो कातिल होता है उसका सुराग नहीं लगाया जाता या कोई शवाहिद या सबूत नहीं मिलते, लेकिन इस केस में तो अगले उसी रात को उन्होंने जिस दिन कत्ल किया उसी लेट नाइट आपको अगली सुबह से पहले वो बंदे भी मिल गए जिन्होंने बच्चे का कत्ल किया था, वो डेड बॉडी भी मिल गई, विटनेसेस भी मौजूद हैं। इस तरह का सीधा अगर केस है तो फिर इतना टाइम क्यों लगा है इसका फैसला होने में? हमारी तरफ से कोई डिले नहीं था। हमने अपने 14 दिन जो पर्पज़ होता है उस लिमिट पीरियड के अंदर ही हमने मुकम्मल तौर पे उसके चलान जो अदालत में पेश कर दिया। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि डिले आपकी तरफ से था, बल्कि इस केस में तो पुलिस ने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया। क्या प्रॉब्लम है 3 साल हिरासत में रहने के बाद इस वक्त वो बरी तो नहीं हुए, इस वक्त मुल्ज़िमान ज़मानत पर रिहा हैं? ज़मानत पर है। ठीक है, तो और अभी तक इसका फैसला नहीं सुनाया गया और इस केस तो एंड हो चुका है, तमाम विटनेसेस तमाम जो हैं वो हो चुके हैं, अब फैसले पर है, इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ये अदालती कुछ मामलात होते हैं
तो ट्रांसफ़र भी हुआ 1-2 जगह पे केस, इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो गया। जैसा कि आपने सुना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बहुत अहमियत होती है इस तरह के केसेस में, और इस पर्टिकुलर केस में पुलिस का बड़ा अहम किरदार था। जैसे ही पुलिस को हल्का सा सुराग मिला कि मुल्जिमान कौन है, उन्होंने मुल्जिमान को तहवील में ले लिया और पुलिस के सामने थोड़ी सी पूछगछ के बाद मुल्जिमान ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बनाम सरकार की टीम ने वो सबूत की फिल्म हासिल की जो 7 साल पहले मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के बाद पुलिस के साथ बनाई गई थी। जाए वारदात पर मुल्जिमान की निशानदही पर आला कत्ल और लाश को बरामद किया गया। जिस कदर सफाकी से एहसन को कत्ल किया गया था, इतनी सफाकी से तो जानवर को भी नहीं मारा जाता। मुल्जिमान ने बताया कि एहसन अली के साथ ज्यादती की गर्ज से उसको मुल्जिमान इस जगह ले आए और फिर जब ज्यादती कर चुके तो एहसन ने अपने अहले खाना को बताने का कहा तो मुल्जिमान ने एहसन को जदोकोब करना शुरू कर दिया। फिर दोनों मुल्जिमान ने वो सलाख बरामद कर दी जिससे मुल्जिमान ने एहसन की आंख निकाली थी। मुल्जिमान ने वो पत्थर भी बरामद करवाया जिससे मुल्जिमान ने एहसन के जिस्म की सारी हड्डियों को तोड़ा था। इस सब के बाद मुल्जिमान उस जगह की तरफ ले गए जहां पर एहसन की अधमरी लाश को दरख्त में फंसाकर पत्थर रखकर फरार हो गए थे। मासूम एहसन 19 घंटे तक जिंदगी की भीख मांगता रहा, मगर दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मुल्जिमान ने सिर्फ इस डर से कि उनका हकीकी चेहरा बेनकाब न हो जाए, एहसन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। मुल्जिमान ने अपने इस जुर्म का एतराफ पुलिस के सामने किया, जिसके बाद मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। इस सिलसिले में मुल्जिमान हमसे बात करने से भी इनकारी हैं, मगर आज 7 साल बाद भी इस सबूत की मौजूदगी में भी मुल्जिमान जमानत पर हैं और मुद्दई इंसाफ का मुंतजिर। देखिए ब्रेक के बाद। इतनी अजियत दे दे के मार दिया उस जालिम ने, ऐसे को तो सरेआम फांसी दे दी, सरेआम गोली मार। थोड़ा सा तो सोचा मेरे साथ था। हाई कोर्ट वालों ने 3 महीने अपने पास रखा केस, 4 महीने, उसके बाद में उन्होंने रिटर्न कर दिया। जिस घर पर कयामत गुजरती है उसका दर्द वो ही जानता है। 7 साल बाद भी एहसन अली के वालिदैन की आंखें शिद्दत गम से अश्कबार हैं। इस वक्त एहसन के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एहसन के साथ जब ये वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं क्लिफ्टन गया हुआ था काम से, फिर मैंने मतलब अगर इनसे कहा, मैंने कहा भाई वो एहसन कहाँ है। उन्होंने जब मेरे से कहा, फिर मेरे को तशवीश हुई, मैंने उसको तलाश करना शुरू किया। उनमें से एक लड़का वो जो जुएब था वो मेरे साथ साथ जो है ना तलाश कराने लगा, मस्जिदों में ऐलान लगवाने लगा। वो इत्तेफाक से बाइक मांगने के लिए एक रफ़ीक साहब हैं उनके पास चले गए बाइक मांगने। रफ़ीक भाई बाइक दे दें, वो एहसन गायब है, हम उसको तलाश करते हैं। उसने कहा यार वो इन दोनों के साथ में गया था, जुएब जिब्रान के साथ में, मैं यहाँ गाड़ी साफ़ कर रहा था, मेरे सामने ये लोग यहाँ पोल के नीचे खड़े हुए थे। जुएब उससे पूछा, वो साफ मुकर गया। जुएब को उन्होंने मतलब पकड़ा तो वो उसने इसका जिब्रान का बताया। जब जिब्रान को उठाया, जिब्रान को उन्होंने उठा के सिर्फ गाड़ी में बैठाया, उसने बोला वो तो डूब गया। ये पुलिस वाले वो थाने ले गए, वहाँ से पुलिस की नफरी, मोहल्ले के लोग, ये 150-200 आदमी उसको तलाश करते रहे, वो नहीं मिला पूरी रात। सुबह ये मतलब 4 बजे के करीब फिर ले आए पुलिस इनको, सब लोगों को, और इनको मुजरिमों को भी वही नहीं मिल रहा। अब सुबह नेक्स्ट टाइम चलते हैं, थोड़ा उजाला हो जाए। फिर ये सुबह 5 बजे ये वापस गए इधर से, उसको तलाश किया, मुजरिमों ने निशानदेही करके उसकी लाश दी। वो समंदर तो काफ़ी दूर है, उससे पहले झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के अंदर इन्होंने मार कर उसको, और इतना बड़ा पत्थर उसकी कमर के ऊपर रख के झाड़ियों में फंसा कर ये लोग आ गए थे। उसकी आंख निकली हुई थी, आंख फूटी हुई थी, होठ नहीं था, बाजू टूटा हुआ, तमाम सीना टूटा हुआ था उसका। एहसन के वालिद ने हमको बताया कि पूरा वाकया किस तरह पेश आया। अब उस माँ से बात करते हैं जिसका लख्ते जिगर उससे जुदा हो गया और उसको इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। आपका बेटा इतनी कम उम्र में उसके साथ ज्यादती हुई और उसको इस तरह इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया,
याद तो आता होगा आपको? मेरे दिन में तो 24 घंटे याद आता है। अगर मेरे सामने आ जाए ना वो बिजली, मैं खुद उसके हाथ से टुकड़े कर दूं। मुझे कुछ नहीं आता। बच्चा वो पता नहीं कहाँ मर गया। वो कहता है कोरंगी में दंदनाता फिरता है। वो बेगुनाह लोगों के बच्चे मर जाते हैं। वो माएँ कहाँ जाए, किससे इंसाफ मांगे हैं? बताएं, आप बताएं कहाँ जाए हम लोग। 7 साल से हमारा बेटा बच्चा, हमारे शोहर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज वकील बदल जाता है, कल छुट्टी पे चल जाता है, वो जज चला जाता है। हम उस अल्लाह के सहारे, उस नबी के सहारे उससे इंसाफ मांगती हूँ और झोली फिला फिला के दुआ मांगती हूँ कि मेरे बच्चे का या मेरा या और मासूम बच्चों का जिसका मैं देखती हूँ रोज, उनकी माओ के साथ होया, उनके आगे आए, उनसे भी ज्यादा हशर बिगड़े। जब सारा सबूत मिल गए हैं तो फिर उन लोगों ने करा क्या है? अल्लाह मुझे कब इंसाफ दिलाएगा? कौन कौन सी बातें याद आती हैं एहसन की? मुझे एहसन की वो बात याद आती है। मुझे 2 दिन पहले एहसन ने मुझे बताया, अम्मी मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे बेंच पे लिटा के इतने सारे डॉक्टर नकाब पोश लगा के है ना मेरा ऑपरेशन कराए। मैं उनसे भागा हूँ तो 2 नकाब पोश मेरे पीछे चुरी लेके भाग गए। इस रात को आप ये सारा वाकया पेश आया, आपको बॉडी मिलने से पहले ही मालूम हो गया था कि एहसन को कत्ल कर दिया गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने तो एक दिन अलमारी में से अखबार देख लिया था। मुझे जब पता लगा मेरे बेटे को इतनी अजियत दे दे के मार दिया उन जालिमों ने। उनकी माओ के आ गया, उनके बेटों के आ गया जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ ऐसा असर किया। वो तो खुद डरता था, वो तो खुद रोता था, अंधेरे से डरता था, अपनी बहनों को ले जाता था कि चप्पलें मुझे लेनी है, मुझे इधर से किताब लेनी है, अम्मी मैं अंदर वहाँ नहीं जा सकता। वो 12-10 साल का था लेकिन डरता बहुत था, वो नहीं जाता था। कितना चिल्लाया होगा, कितना रोया उसके कि आज भी मुझे आवाजें आती हुई, उसकी चीखने की, उसकी तड़पने की। मैं कहती हूँ उनको सरेआम फांसी दी जाए। वो जज अगर सुन रहा हो तो इतनी देर क्यों लगा रहा है? क्या उसके आगे औलाद नहीं है? उसके आगे बेटी नहीं, उसके बेटे नहीं है? अगर वो आज इंसान है, क़यामत के रोज उस वकील का भी, उसका भी, जज का भी गिरफ्तार पकड़ूंगी। और उनका भी जिन्होंने पैसे लगा के, उनकी फूफा ने, उनके चाचा ने जमानत पे अपने बच्चों को छुड़वाए। ऐसे गंदे लोगों को छुड़वाते हैं। ऐसे को तो सरेआम फांसी दे दिए, सरेआम गोली मार दे। मैं तो आज भी उस सकीना का बच्ची का देखती हूँ, 6 साल से उसका बाप फिर रहा। उसका बाप भले कुछ भी हो। तो आपको घर वालों में से किसी ने नहीं बताया कि एहसन की जान ले दी, इस तरह एहसन कत्ल हो चुका है? तो आप आज मैं जिंदा रही, आज नहीं कल आ जाएगा मेरा बेटा, आज नहीं कल आ जाएगा। भले वो मर भी गया था लेकिन मैं माँ हूँ। आज भी खिड़की में सरेआम देखती थी, शामी आने लगे थे, लोग थे इतने सारे वाले थे। क्या दिया मुझे? इंसाफ नहीं मिला। मुझे मेरा एहसन का इंसाफ दिलाए, आप दिलाए। बताए कहाँ मैं जाऊँ, किसके जाऊँ? मैं उस कब्रिस्तान में जाऊँ जो मेरा बेटा उठ के मुझसे कभी भी नहीं कह सकता अम्मी हाँ तुम आई हो। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ इंसाफ के लिए? सिर्फ मैं रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ के, तस्बीह पढ़ के अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तूने देखा, तेरी जमीन ने देखा, तेरी सूरज ने देखा, तेरी धूप ने देखा है, तूने देखा, तू मुझे इंसाफ दे। उस जज के दिल में, उस वकील के दिल में खौफ डाल दे कि वो मुझे इंसाफ दिला दे। नहीं तो फिर ऐसा ही होगा, जिस दिन वो मेरे सामने आएगा, लोगों को जमा करके उसको पेट्रोल डाल के मैं आग लगाऊंगी। मैं भी उस अल्लाह रसूल के ऊपर छोड़ती हूँ और मुझे अपनी इंसाफ चाहिए। अगर वो कहता है मैंने नहीं किया तो वो मस्जिद पे जाके एक दफा कुरान उठा के और कह दे कि हाँ मैंने नहीं कत्ल किया, मैं उसको माफ कर दूंगी, मैं उसको अल्लाह रसूल के ऊपर माफ कर दूंगी। आपको अपना बेटा याद आता है? मेरे साथ ही सोता था, छोटा सा था, सोता मेरे साथ था। वहाँ कोई आबादी नहीं है, जंगल बियाबान है, सब आगे साहिल समंदर है, पीछे वो झाड़ियाँ हैं इन लोगों ने उसके साथ में सब। जब आपको मालूम हुआ, आपको एक रात पहले पता चल गया था या जब बॉडी डिस्कवर हुई तब आपको पता चला? मेरे को तो सुबह जब 11 बजे, 11:30 बजे उसका पोस्टमार्टम हो गया मेरे घर पे, उसको लेकर आए तो मेरे को पता चला कि ये मेरा बच्चा है, इसके साथ में ये हुआ है। जिन लोगों ने इसका ये हाल किया है उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जाहिर बात है, मैंने पूरी कोशिश की थी। मैं इस केस को ATC कोर्ट में ले गया था, हाई कोर्ट वालों ने नहीं लगाया इस केस को। उन्होंने बोला जी इसमें रिवॉल्वर नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने बोला ये टेररिस्ट लोग हैं, इन्होंने इस तरीके से मारा इसको, जबकि एक जज ने उसको लपेट दिया कि ये इसको ATC कोर्ट में चलाना चाहिए। हाई कोर्ट वालों ने 3 महीने अपने पास रखा केस, 4 महीने, उसके बाद में उन्होंने रिटर्न कर दिया। देखिए ब्रेक के बाद। ज़ुहैब की और एहसन की और जिब्रान की, तीनों की दोस्ती थी। हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी। जो एविडेंस आई है उससे कनेक्ट होता है कि ये उन्होंने ये जुर्म किया है। इस सारे मामले में मुल्जिमान का मौक़िफ़ जानना
निहायत जरूरी है। ज़ुहैब की और एहसन की और जिब्रान की तीनों की दोस्ती थी। वो ऐसा हुआ कि उस रोज़ काम नहीं था घर में, हमारे घर में ही काम होता था और अक्सर बैठता था आके। ऐसे ही ये घूमने के लिए चले गए और वो पानी में दूर तक चला गया। इन्होंने बचाने की भी बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं आया। और इसकी सारी वजह जो ये है, हमसे कहा कि हमारे पास 100 प्लाट हैं, हम एक एक बेचेंगे और केस लड़ेंगे और हमें फांसी लगानी है। और हमारे 9 भाई हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हम पे बहुत दबाव डालते रहे। इन्होंने केस भी है ना हमारा इनका सेशन कोर्ट में भेज दिया कि हम इसको फांसी दिलाएंगे। रिपोर्ट में यह था कि सुबह है ना 10:30-11 बजे उसका दम निकला है। ये झूठ बोलते हैं सब। बस वो है ना नहाते नहाते आगे चला गया और वो अपने घर भी ये कह के गया था कि मैं मैयत में जा रहा हूँ। वो अपने घर से अपनी माँ से ये कह के गया था मैं मैयत में जा रहा हूँ। तो अब है ना दोस्त के अब्बा का इंतकाल हो गया। घबराहट में नहीं बोला, या आके चढ़ाई करते रहे और रात को इसको 11:45 बजे थाने पहुंचा दिया था। मेरे बेटे ज़ुहैब को ना पैसे के जोर पे फंसाया है। हमारे साथ जो है ना ये कुछ हुआ, ये गलत हुआ है। जो कुछ हो रहा है ये हमारे वालिद की भी हमारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनका दिमाग आउट हो गया था इस केस की वजह से, ये झूठे इल्ज़ाम की वजह से। हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी, वो अपने पैसे के ज़ोर पे और अपने ताल्लुकात के ज़ोर पे हमारे भाई को उन्होंने फंसाया गया। ये 10/6/2004 का वक़ूआ है, सुबह 9-9:30 बजे का। और उसके बाद इसमें केस में जो FIR लॉन्च हुई है वो हुई है अगले दिन 11/6/2004 को दिन के 3:15 के ऊपर। लेकिन 11/6/2004 में सुबह जो है अर्ली इन द मॉर्निंग ये 7:45 बजे ये दोनों मुल्ज़मान पहले से ही पुलिस की हिरासत में थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो डेड बॉडी है इसकी मरने वाले की, वो इब्राहिम थाने की हदूद से मिली थी सुबह 9:35 के ऊपर। और वो इब्राहिम हैदरी थाने वाले की मोबाइल ने ही डिटेक्ट की थी वहाँ से समंदर से। लाश जो है वो मुद्दइयों ने खुद समंदर में से निकाली थी। उसके बाद वो जिना अस्पताल लेके गए। शुरू में जो FIR कटी थी उसके अंदर सिर्फ 302 और 34 थी और उसके बाद उसमें कोई सोडोमी का या उसमें जिना का कोई हवाला नहीं था। और जब उसके बाद इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन्वेस्टिगेशन अफसर ने सो मोटो विदाउट एनी किसी किस्म की मेडिकल एविडेंस के उसने इसमें 377 और 12 जिना का भी इजाफा कर दिया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पत्थर और जो सरिया था उसको केमिकल एग्जामिनर के लिए नहीं भेजा कि आया इसके ऊपर कोई खून लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था। आज तक इस्तगासा ने बड़ी मुश्किल से ये गवाहों को कंप्लीट किया है, जो 22 गवाह से टोटल चालान के अंदर, और जो पेश किए हैं वो 14 गवाह पेश किए हैं, जिसमें डॉक्टर, इन्वेस्टिगेशन अफसर और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के अलावा कुछ प्राइवेट गवाह भी थे। इस पूरे केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक खास विटनेस जो स्टार विटनेस है वो मोहम्मद रफीक है, जिसके बेस के इसकी बयान के ऊपर ये तमाम केस जो है वो रोम करता है। उसका कहना ये था कि ये मैंने जो मुतवफ़ी है मरने वाला एहसन अख्तर, उसको इन मुल्ज़मान के साथ 11 बजे दिन 10 तारीख को 10/6/2004 को ये मैंने इनको देखा। और उसके बाद उसकी जब गवाही हुई तो उसने टोटली इस चीज़ को डिसओन किया कि मैंने कहीं जाते हुए नहीं देखा, बल्कि ये वहीं खड़े हुए थे। लेकिन पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने और जो थाना है ज़मान टाउन पुलिस स्टेशन, उन्होंने मुद्दई से मिली भगत करके इन दोनों बच्चों को, जिनमें से ज़ुहैब जो है वो मरने वाले का रिश्तेदार भी है, इस केस में बिला वजह फंसा दिया। और आज तक ये केस जो है सिर्फ इस वजह से पेंडिंग है कि मुद्दई के वकील और सरकारी वकील साहब इसके अंदर जो है अपने फाइनल आर्गूमेंट्स कोर्ट में करने से अभी तक कासर हैं। मुद्दई हमारे पास आया था इसमें कि उसके भतीजे को, एहसन था उसका नाम, उसको उसके 2 दोस्त ज़ुहैब और जिब्रान अपने साथ ले गए थे साहिल समंदर पे और वहाँ पे उसको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। तो उसकी FIR उसने लाज कराई हुई थी 302, 364A, 37734 PP। ये दफाएं उसके ऊपर लगी। ठीक है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने मुल्ज़मान ने इतराफ़ जुर्म किया पुलिस के सामने
लाश की रिकवरी कराई और जो आला कत्ल था वो बरामद कराया और चालान कोर्ट में सबमिट हुआ। तो चालान सबमिट होने के बाद इसमें चार्ज फ्रेम हुआ, फर्द जुर्म आयद हुई उन पे और ट्रायल कंप्लीट ना हो तकरीबन 2-3 साल तक या ज़्यादा अरसा उसमें लग जाए और विटनेसेस ज़्यादा हों केस में तो कोर्टें अमूमन उनको बेल पे छोड़ देती हैं। ट्रायल के बाद उस पर प्रूफ हो जाता है केस तो उसको जेल भेज देगी वापस सज़ा कंप्लीट करने के लिए। और अगर उसको फ़र्ज़ करें उसको जेल में रखती है और उसके ऊपर वो जुर्म साबित नहीं होता तो उसकी वो जो कन्फाइनमेंट है उसका कोई कानून हमारे मुल्क में नहीं है कि उसको क्या कोर्ट मुल्ज़म को उसको बेनिफिट दे सकते। ये डिले आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या आया कि इसकी वजह ये है कि ये केस बहुत पेचीदा था या फिर इसकी वजह वाकई हर अथॉरिटी में, हर महकमे में करप्शन है? देखिए जी, इसमें वजूहात बहुत सी हो सकती हैं। इसमें वजह ये भी थी कि इसमें गवाह भी काफ़ी थे, 15 गवाह, इसमें 15 गवाह एग्जामिन हुए हैं। इसमें तो पुलिस वाले भी हैं। करने में 7 साल लगते हैं। कोर्ट में कभी जजेस नहीं होते, कभी स्ट्राइक्स होती हैं। आपको क्या लगता है ये डिसीजन कब तक आ जाएगा और इस डिसीजन का झुकाव किसकी तरफ होगा? जो एविडेंस आई है उससे कनेक्ट होता है कि ये उन्होंने ये जुर्म किया है। देखिए ब्रेक के बाद। पुलिस की तरफ से नॉन कोऑपरेशन जो है वो इतना ज्यादा होता है कि एविडेंस वो लाते ही नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री इज नॉट डूइंग एनीथिंग। जो मेडिको लीगल में ऐसा होता है कि अगर छोटा जख्म हो तो आप पैसे देके ग्रीवियस हर्ट करवा लें। आखिर इस तरह के केसेस के अंदर जस्टिस मिलने में ताखीर क्यों होती है? हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़िया अवान साहब मौजूद हैं। उनसे एज ए लीगल एक्सपर्ट इसके बारे में राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 7 साल का तवील अरसा गुजर चुका है और 3 साल हिरासत में रहने के बाद मुल्जिमान जमानत पर रिहा हैं अभी तक। या तो हमारे जस्टिस सिस्टम में कोई खामी है या कोई ऐसा लूप होल है जिसको इस तरह के मुल्जिमान एक्सप्लॉइट करते हैं और वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँचते। जस्टिस शुरू होता है जब कोई इंसिडेंट हो जाए, क्राइम हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन से शुरू होता है। और जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उसमें उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। मिसाल के तौर पे मेडिको लीगल है, फोरेंसिक के जो सारा जो एविडेंस है, फिर इस तरह लेबॉर्ट्री के एविडेंसेस हैं, ठीक है ना, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस की रिकवरी है, उसमें मटेरियल एविडेंस होते हैं, ओरल एविडेंस होते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। ये सारी चीज़ें जब पुलिस कलेक्ट करके चालान सबमिट करती है तो उसके बाद वो कोर्ट तक आता है। और जब कोर्ट में भी आता है तो फिर उसमें प्रोसिक्यूटर का काम भी है और डिफेंस का लॉयर भी है और जज भी है। अब बात यह है कि हमारे इस केस के हवाले से अगर आप देखें कि जो ये एहसन का जो केस है इसमें 6-7 साल हो गए जी, और ये नॉर्मल रूटीन है। नॉर्मल रूटीन इसलिए है कि एक जज के पास अगर रोजाना 100 या 150 केस होंगे जी, वो कैसे जस्टिस करेगा सारे केसों को चलाने में? नंबर 1 कि वो जस्टिस नहीं कर सकता, इसलिए हमें मजीद कोर्ट्स की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस की तरफ से नॉन कोऑपरेशन जो है वो इतना ज्यादा होता है कि एविडेंस वो लाते ही नहीं है। लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट, मेडिको लीगल की रिपोर्ट, केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट, वो उसमें भी महीनों लग जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है कि अगर 14 दिन में इवन तफ्तीश कंप्लीट नहीं होती तो आप फौरी तौर पे चालान नहीं देते, आप केस को चला दो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये जब तक कोर्ट्स के पीछे नहीं खड़े होंगे, उनके लिए वो रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करेंगे, उनको सिस्टम बनाने में हेल्प आउट नहीं करेंगे, तो वी विल नॉट गेट रिजल्ट। ये सारा का सारा हुक्मरानों के हाथ में है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंसाफ के उसूल के लिए। जो लड़के का बाप है वो ये कहता है कि उसको पहले सिटी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कहा कि ये केस तो एटीसी का केस है, एंटी टेररिज्म का केस है, वहाँ पर जाके आप उधर जाके दरख्वास्त दायर करें। वो बूढ़ा बाप, वो बेचारा वहाँ पर गया, उन्होंने बोला कि नहीं ये एटीसी का केस नहीं आता क्योंकि इसमें रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया गया, और वो वापस धक्के खाता हुआ आ गया। इस केस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हुआ है, हम खुद समझते हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि इंसाफ जो है वो जल्दी मिलना चाहिए, इंसाफ को देर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। जो हम लोग उसका फिर एक और पहलू भी तो है ना, देखें इस तरह के केसेस अगर डिले होते जाएंगे, अभी जो इस केस के मुल्जिमान हैं अगर तो वो वाकई गिल्टी हैं तो वो इस वक्त बाहर दंदनाते फिर रहे हैं,
वो इसी मुआशरे में हम हमारे लोगों के दरमियान ही वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। एक चीज़ ये, उससे इस तरह के लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है। आपको आपकी बात बिल्कुल सही है, आप वजह फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्राइम बढ़ने की एक बुनियादी वजह यह है कि पावरफुल लोग ये समझते हैं कि दे विल गेट अवे, जी वो निकल जाएंगे। सिटी कोर्ट ने जमानत डिसमिस कर दी थी, जमानत की अपील, हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और इनको बाहर निकाल दिया। तो ये इन्होंने कैसे अचीव किया? मैं आपको बताऊं कि मुझे ये नहीं पता कि वो उसमें क्या, किस तरह, कौन से जज ने किया या किस तरह के। हमें ये पता है कि उस ज़माने में जब डोगर साहब चीफ जस्टिस थे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हमारी जुडिशरी में, और मेरा ख्याल है खिलाफ कानून हुई है, खिलाफ कानून हुई है। और इवन जो हमारे सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने खिलाफ कानून जजमेंट्स दिए हैं, जिनकी इंक्वायरी पेंडिंग है जुडिशल कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की। उस वक्त जो सोमरो साहब चीफ जस्टिस थे, क्योंकि आई कांट से कि क्या हुआ था, आया हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद कई दफ़ा लोगों की बेल्स भी हो जाती हैं। वजह यह कि आप सारी उम्र लोगों को अगर ट्रायल डिले हो रहा है तो चाहे वो मुलजिम करवा रहा हो या प्रोसिक्यूशन करवा रही हो, जिम्मेदारी कोर्ट की है, जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करे। और इसमें करप्शन बहुत है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि बहुत कम लोगों को पता है कि मेडिको लीगल, केमिकल एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री, ये सारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये पुलिस के अंडर में भी नहीं है। और इसमें जो करप्शन होती है वो हेल्थ मिनिस्ट्री पर सोई हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री इज नॉट डूइंग एनीथिंग। जो मेडिको लीगल में ऐसा होता है कि अगर छोटा जख्म हो तो आप पैसे देके ग्रीवियस हर्ट करवा लें। क्या गुजरी होगी उस माँ के दिल पर जिसने अपने लखते जिगर की लाश की मस्क हुई भी तस्वीर अखबार में देखी? उस मासूम बच्चे पर क्या बीती होगी जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसकी आंखें निकाल दी गईं, उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके बाद उसको 19 घंटे तड़पते हुए छोड़ दिया गया। वो बच्चा, वो मासूम बच्चा 19 घंटे के बाद अल्लाह को प्यारा हुआ। उसके घर वाले दुहाई दे रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। उसकी माँ ये कह के रो रही है कि उसके बच्चे को कितनी तकलीफ हुई होगी। क्या उस बच्चे का हक नहीं कि उसको इंसाफ मिले? सरकार के नाम हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस बच्चे के लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए और जिन दरिंदों ने उनके बच्चे की ये हालत की उनको सज़ा सुनाई जाए। हमें ईमेल करना मत भूलिएगा bs@duniatv.tv पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।